नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गणेश धानुका जी, जो बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर धानुका, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। धन्यवाद प्रेरणा। आज हम बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में और उसके इलाज के बारे में। तो अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर गणेश धानुका से सलाह भी ले सकते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब की ओर रुख करते हैं। डॉक्टर गणेश, आपसे जानना चाहेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी का एक विकार होता है जिसमें हमारे पेशाब के रास्ते से पेशाब में अधिक मात्रा में प्रोटीन का रिसाव होता है, और प्रोटीन का जब शरीर से हमारे रिसाव ज़्यादा होता है पेशाब के द्वारा तो शरीर में सूजन आती है। तो इस बीमारी को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल, तो देखा जाए तो डॉक्टर जिस प्रकार से बता रहे हैं कि प्रोटीन जो होता है उसका रिसाव होता है, उससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। डॉक्टर गणेश, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की यदि बात की जाए तो किस कारण से ये बीमारी होती है? देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बीमारी होती है जिसका हमें कोई कारण नहीं मिलता है या आनुवंशिक होती है, और दूसरी प्रकार की बीमारियां होती है जो कुछ बीमारियां होती है जो शरीर में होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, कुछ अमाइलोइडोसिस है, या कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जिसकी वजह से किडनी पे दुष्प्रभाव होता है और किडनी की जो छलनियाँ होती है उसमें छेद बन जाते हैं, उससे प्रोटीन शरीर से निकलने लगता है। और जो पहला ग्रुप है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो अक्सर जो है बच्चों में दिखता है, जिसका हमें कोई कारण नहीं होता है, जिसे इडियोपैथिक कहते हैं, जिसमें कि मिनिमल चेंज डिसीज़ है, FSGS है या मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। ये 3 प्रकार के उसके सब ग्रुप्स हैं। इन बीमारियों के समूह को जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि बच्चों में कोई पेन किलर है या हेपेटाइटिस बी जो पीलिया की बीमारी होती है या HIV की बीमारी है, तो इन बीमारियों की वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके चलते नेफ्रोटिक सिंड्रोम से व्यक्ति ग्रसित होता है। डॉक्टर, यदि बात की जाए किडनी की तो निश्चित तौर पर ये किडनी की बीमारी है। तो यदि इस बीमारी की बात की जाए तो किडनी पर किस प्रकार से इसका कुप्रभाव पड़ता है? देखिए, नॉर्मली हम एक इंसान को देखें तो किडनी का जो काम होता है ये दिन भर में 180 लीटर ब्लड हमारा फिल्टर करती है, और जब ब्लड फिल्टर होता है हमारे किडनी में तो जो अधिक मात्रा में पानी है या हमारे शरीर में जो क्षार होते हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन है, इसको फिल्टर करने का काम करती है जो पेशाब द्वारा निकल जाता है। और एक नॉर्मल इंसान में पेशाब द्वारा बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन निकलता है। किडनी का मुख्य काम होता है कि शरीर में प्रोटीन बनाए रखे। मगर जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी व्यक्ति को होता है तो हमारे किडनी में छलनियाँ जो होती है उसमें छेद जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और बड़े छेद होने के कारण उसमें से प्रोटीन लीक होने लगता है और वो पेशाब में आता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेनली किडनी की जो छलनियाँ हैं उसकी साइज़ को बढ़ा देता है, जिस कारण यूरिन में से प्रोटीन का रिसाव होता है अधिक मात्रा में। बिल्कुल, तो यूरिन में से प्रोटीन का रिसाव होता है। दरअसल किडनी का ये काम होता है कि वो प्रोटीन को बनाए रखे शरीर में, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के चलते यूरिन से के माध्यम से प्रोटीन का रिसाव होता है और जिससे व्यक्ति के शरीर में सूजन आती है, जिस प्रकार से डॉक्टर हमें बता रहे हैं। डॉक्टर गणेश की ओर रुख करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अगर मुख्य लक्षण की बात की जाए तो डॉक्टर क्या होंगे उसके मुख्य लक्षण? देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लक्षण की अगर बात की जाए तो किसी व्यक्ति को दर्द होना या फिर कुछ ये ऐसी समस्याएं नहीं होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अक्सर देखा जाए तो 90% ये बच्चों में मिलता है। उसका भी एक एज का ग्रुप होता है, जैसे कि 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों में ये अधिकतर पाया जाता है। तो इस बीमारी की अगर बात करें तो पहला लक्षण हम जो अधिकतर तौर पे घर में उनकी मदर होती है या घर के कोई भी व्यक्ति है वो नोटिस करते हैं कि बच्चा जब सुबह सुबह उठता है तो उसके आँखों के नीचे सूजन आती है, और धीरे धीरे ये सूजन पूरे शरीर में बढ़ने लगती है। तो वो नीचे पैरों में बढ़ना या पूरे शरीर में सूजन आना ये एक मुख्य लक्षण होता है। ये इसका कारण है कि प्रोटीन की कमी होना। और दूसरे लक्षण होते हैं कि जैसे जैसे शरीर में पानी बढ़ता है तो पानी बढ़ने की वजह से पेट फूलना, छाती में पानी बढ़ना, सांस फूलना मरीज़ की, पेशाब कम हो जाना,
पेशाब जब मरीज़ करता है, छोटे बच्चे पेशाब करते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में झाग बनना, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये कंप्लेंट लेते हैं कि हमारा बच्चा जब पेशाब करता है तो उसकी झाग बहुत देर तक रहता है पेशाब में। यह सब सिम्टम्स हो सकते हैं और जब ये एक एंड लेवल पे पहुंच जाती है बीमारी तो यह धीरे धीरे किडनी भी फेल करती है, तो फिर उस दौरान पेशेंट की सांस फूलना और यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाना, तो यह समस्याएं भी अक्सर देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है ये कहीं ना कहीं किडनी के लिए खतरा हो सकती है, किडनी भी इस बीमारी के चलते फेल हो सकती है, जिस प्रकार डॉक्टर हमें बता रहे हैं। डॉक्टर, हमारे साथ राम कुमार जुड़ गए हैं, नीमच से हैं, एक कॉलर हैं, उनकी कुछ समस्या है। राम कुमार, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी सर। आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हाँ सर, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार राम कुमार जी, बताइए। मैं नीमच से बोल रहा हूँ। मेरे को साल भर पहले किडनी का में सूजन आ गई थी। अच्छा। ये उसका उदयपुर में इलाज चालू कराया मैंने। क्या अब मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं डॉक्टर के कंसल्टिंग बराबर ले रहा हूँ, तो दवाई गोलियां चालू है सर। तो ये गोलियां क्या हमेशा चलेगी सर? राम कुमार जी, आपकी किडनी में सूजन आने का कारण क्या बताया था डॉक्टर साहब ने? वो तो कुछ बताया नहीं सर। अच्छा, तो आपको कोई डायबिटीज या बीपी की शिकायत है? नहीं सर, कोई भी नहीं। और आपका किडनी का क्रिएटिनिन कितना रहता है? क्रिएटिनिन की जांच करवाते हैं? हाँ, वो डॉक्टर साहब जो हर टाइम पे कराते हैं वो जांचें सब बराबर। जब भी मैं बताने जाता हूँ महीने में, तो वो मतलब ये अपने लेब में भेजते हैं सर, ब्लड वगैरह में। अच्छा, देखिए, आपने दी हुई जानकारी से मुझे ज़्यादा तो आपकी बीमारी के बारे में समझ नहीं आ रहा है, मगर आपकी किडनी पे अगर सूजन आई है और डॉक्टर साहब आपको, अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हर महीने बुला रहे हैं और कुछ दवाई चल रही है, तो किडनी की बीमारी जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो मुझे लगता है आपकी क्रोनिक बीमारी होगी और इस बीमारी में दवाई लंबी चलती है। और यह अच्छी बात है कि आपका क्रिएटिनिन वगैरह कंट्रोल में है। तो मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप जो है आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनको फॉलो करते रहिए और दवाई लगातार खाते रहिए। धीरे धीरे समय के हिसाब से हो सकता है आपका डोज कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो शायद राम कुमार समझ गए होंगे कि उनको दवाई का सेवन समय पर करना चाहिए, जिससे उनका जो डोज है दवाई का वो धीरे धीरे जाके कम हो जाएगा। डॉक्टर की ओर रुख करेंगे। डॉक्टर गणेश, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात की जा रही है तो ऐसे कौन से गंभीर खतरे हैं जो उत्पन्न हो सकते हैं इस बीमारी में? देखिए, जैसे कि मैंने बताया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से शरीर में सूजन आना स्टार्ट होती है। तो सूजन जैसे जैसे आती है वैसे वैसे मरीज़ का पेशाब कम होने लगता है और धीरे धीरे पेट में पानी भरता है, छाती में पानी भरता है। उसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैंने जैसे कहा है कि किडनी पे भी असर होता है। जब ये अंतिम चरण में जब पहुंच जाता है तो मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर इसका समय पे निदान और उपचार नहीं किया तो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक ख़ास बात है कि हमारे शरीर में इसके से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से मरीज़ को जो है हार्ट की या ब्रेन की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और बढ़ती हुई सूजन की वजह से बहुत बार पैरों में खून, जो हमारी नसें होती है जिससे खून बहता है, तो उस नसों में खून जो है हमारा जम सकता है, जिसको हम डीवीटी कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो उस कारण से पैर में सूजन आना और उसके वजह से हमारे लंग्स में खून का थक्का भी जाता है, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो जिस वजह से मरीज़ को सांस में दिक्कत लेना, तो इस प्रकार की काफ़ी कठिनाइयाँ, उसके परेशानियाँ हो सकती है। और दूसरी बात होती है कि जब शरीर में पानी बढ़ता है तो उस कारण मरीज़ को विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो देखा जाए तो बहुत सी कठिनाइयां हैं ऐसी जो इस बीमारी के चलते शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। डॉक्टर, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देखिए, निश्चित तौर पर ये बीमारी बेहद गंभीर है, तो यदि इसके निदान की बात की जाए तो कैसे इसका निदान होगा? देखिए, निदान की जब बात करते हैं हम प्रेरणा, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, क्योंकि बीमारी अक्सर बच्चों में पाई जाती है, तो उनका विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समय पर अगर बच्चों के आँखों में सूजन देखते हैं या पैरों में सूजन देखते हैं तो उन्होंने डॉक्टर के, एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मरीज़ हमारे पास आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, तो यह सब जो लक्षण हैं इनसे हम समझ जाते हैं कि इनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो इसको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं जाँचों को या निदान को। एक तो पेशाब की जांच होती है। पेशाब की जांच हम एक 24 घंटे का पेशाब का जांच कराते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि 24 घंटे में कितना प्रोटीन का रिसाव हो रहा है। उस हिसाब से हम उसका इलाज
डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, हम कुछ खून की जांचें करवाते हैं जिसमें कि हो गया है आपका हीमोग्लोबिन का लेवल, शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि इस बीमारी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और तीसरा होता है हम किडनी की जांचें करवाते हैं जिसमें हम यूरिया क्रिएटिनिन और सोडियम पोटेशियम का लेवल देखते हैं। अब गौर करते हैं हम तीसरे डायग्नोसिस पे, तो जो होता है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड से हम किडनी का साइज़ पता कर सकते हैं और उस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अगर हमें कुछ डाउट है तो हम किडनी की बायोप्सी भी कर सकते हैं। तो यह सब चीज़ों से हम इस बीमारी का जो है निदान लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो किडनी की बायोप्सी समझेंगे आपसे डॉक्टर, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको ले लेते हैं। पुष्पराज हमारे साथ जुड़े हैं सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। पुष्पराज, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार पुष्पराज, बताइए। जी तो मेरे बच्चे को जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 2007 का है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। तो रायपुर में मैंने इलाज कराया, फिलहाल बच्चा तो ठीक है, लेकिन क्या आगे चल के की बीमारी रिपीट हो सकती है? तो जब 2007 में पुष्पराज जी आपके बच्चे को बीमारी हुई थी तो उसकी उम्र कितनी थी उस समय? 2007 का उन्हें उसको बीमारी हुई सर 2010 में। 10 में, और 2007 का जन्म है? जी 7 का। अच्छा। और लगभग 4-5 साल ट्रीटमेंट चला सर। अच्छा। फिलहाल जो 5 साल से इसका ट्रीटमेंट बंद है, स्ट्राइक चलता था तो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। देखिए, ये बीमारी जो अक्सर बच्चों में होती है और ये बीमारी का इलाज संभव है। जो आप बता रहे कि स्टेरॉइड का इलाज चला है, तो स्टेरॉइड कुछ समय के लिए चलता है और जैसे ही ये प्रौढ़ अवस्था में आपका बच्चा आ जाएगा कि 15 से 18 साल की उम्र होगी, तब ये बीमारी 95% बच्चों में हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये बीमारी लौट के आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 5 साल से अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो भविष्य में भी इसको ना हो। बिल्कुल, तो शायद उन्हें उनका जवाब मिल गया। हमारे साथ आकांक्षा एक कॉलर हैं, रायपुर से जुड़ गई हैं डॉक्टर। आकांक्षा, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। सर आपको नमस्ते। मैम नमस्कार। आपको भी नमस्ते। सर हमें ये पूछना है कि हमारे अंकल की एज 65 इयर्स है, उनको कोविड हुआ था, अभी वो रिकवर हो गए हैं, लेकिन उनको अभी COPD चेंजेस बताया है लंग्स में, तो उनको पिडोटीमोड टैबलेट दी है उनके चेस्ट फिजिशियन ने। तो सर ये पिडोटीमोड टैबलेट की 800 mg सर 2 बार खाना है 1 हफ्ते तक, फिर यही पिडोटीमोड टैबलेट सर 400 की बाकी 53 दिन खाना है सर, ताकि 2 महीना पूरा हो जाए सर, 2 बार 1 दिन में। तो सर इस पिडोटीमोड टैबलेट का किडनी पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता है सर? बस हमारे अंकल वही जानना चाहते हैं। उनका क्रिएटिनिन 1.6 रहता है सर, और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनको। देखिए आकांक्षा जी, आपको एक तो सबसे पहले मुबारकबाद कि आपके अंकल ने कोविड से रिकवरी कर ली है। और कोविड से देखिए हो सकता है किडनी पे थोड़ा बहुत असर भविष्य में रहे। हम भी अभी कोविड को समझ ही पा रहे हैं, क्योंकि कोविड को आने के लिए 9 महीने हुए हैं, तो हर दिन हमें कुछ नई बात पता चलती है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जिन मरीज़ों को कोविड की बीमारी है, तो उन मरीज़ों को किडनी की बीमारी और जिनको कोविड हुआ है, उन मरीज़ों को भविष्य में हो सकता है थोड़ा खतरा बढ़े किडनी की बीमारी आगे बढ़ने का। और रही बात जो गोलियां आप खा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, इन गोलियों से किडनी पर कोई असर नहीं होता है। ये किडनी के लिए बिल्कुल सेफ है गोलियां। चलिए, आकांक्षा को तो उनका जवाब मिल गया। हमारे साथ एक और कॉलर डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, विजय नाम है उनका, दमोह से जुड़े हैं। विजय, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हेलो सर। सर हाँ बताइए विजय। 5-6 महीने सर मेरा अचानक से सर 5-6 महीने पहले सर रात में मेरा पाँव सूज गया बहुत ज्यादा सर, नीचे से पंजे से लेकर घुटने तक सर। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई रात और रात सर। तो मैंने फिर जबलपुर गया, जामदार को दिखाया मैंने। तो सर उन्होंने मुझे DVT की शिकायत बता दी सर। मैं वहाँ 5-6 दिन भर्ती भी रहा, और कहने लगे बहुत खतरनाक बीमारी है, जान भी जा सकती है आपकी, और सिर में भी खून जम सकता है, ऐसा वैसा सर। उसकी मैं खून पतले की गोलियां खा रहा हूँ सर। मैं अब कब तक खाऊं सर? मैं बहुत परेशान हूँ सर। मैं चलना फिरना भी परेशान सर। मैं पट्टा लगा कर रखता हूँ सर मैं दोनों पाँव में सर। विजय देखिए, ये आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये DVT की बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम से काफ़ी अलग होती है। इसके लिए कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, जैसे कि कुछ हमारे यहाँ CTVS सर्जन हैं डॉक्टर प्रवीर झा, तो वो हो गए, या प्लास्टिक सर्जन होते हैं, वो ये चीज़ें देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो आपके डॉक्टर साहब हैं उनसे एक बार जाके मिलिए, उनसे सलाह लीजिए कि मैं कब तक ये गोलियां खा सकता हूँ और कितने दिन और खानी पड़ेगी। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है 3 से 6 महीने ये गोलियां मिनिमम चलती है।
बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर गणेश की ओर रुख करेंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर ने जो भी समस्याएं थी उनको तो सुलझाया है। डॉक्टर एक सवाल आपसे पूछा था पहले, बायोप्सी की आप बात कर रहे थे, किडनी की बायोप्सी क्या होती है पहले वो समझेंगे। देखिए, किडनी की बायोप्सी क्या होती है, ये किडनी में हम एक सुई के द्वारा एक किडनी का छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं। अमूमन क्या होता है प्रेरणा कि बहुत बार हमें किडनी की बीमारी जांचों से, जो हम खून या पेशाब की जांचें करते हैं, इससे समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए हमें किडनी का एक टुकड़ा लेकर इसे हम माइक्रोस्कोप द्वारा एग्जामिन करते हैं और उसमें हम समझते हैं कि किडनी में बेसिकली क्या बीमारी है। तो ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर होता है और एक 5 मिनट लगते हैं इसमें। हम पीठ के द्वारा एक सुई अंदर डालते हैं और सुई डाल के एक किडनी का टुकड़ा निकाल लेते हैं और इसे हम जांच के लिए भेजते हैं। तो ये किडनी बायोप्सी होती है। बिल्कुल। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की यदि बात की जाए डॉक्टर, तो उपचार इसका क्या होगा? कौन सी ऐसी दवा है जिसको खाने से ये जो बीमारी है इससे निजात मिल सके? देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज संभव है। जैसे कि मैंने बताया, अभी एक कॉलर से हम बात कर रहे थे कि 90 to 95% बच्चे जो है इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। इसका बेसिकली इलाज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि हम कुछ होता है जो इस बीमारी को रोकने के लिए हम देते हैं, और एक होती है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, जिस दवाइयों से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कुछ परहेज़ और कुछ दवाई होती है जो प्रोटीन का जो है रिसाव होता है यूरिन में, उसको रोकती है। कि हमें मरीज़ को हम सलाह देते हैं कि नमक कम खाए, पानी का परहेज़ रखे। इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो तेल तलन की चीज़ें होती है वो ना खाए। और दूसरा होता है एक गोली होती है जिसे हम एसी इनिबिटर या ARBs कहते हैं, जो किडनी में जाके जो छलनियाँ होती है उसके छेद का साइज छोटा कर देती है, तो जिसके कारण प्रोटीन का रिसाव कम हो जाता है। अब हम रुख करते हैं कुछ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ। तो हम एक दवा होती है जिसे हम, अगर मैं एक सादी भाषा में बोलूँगा तो रामबाण दवाई है, जिसे हम स्टेरॉइड करते हैं। प्रेडनिसोलोन की जो एक गोली होती है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रामबाण का काम करती है। ये दवाई देते से ही कुछ 3-4 हफ्तों में ही मरीज़ की सूजन बिल्कुल गायब हो जाती है, यूरिन से प्रोटीन लीक होना बिल्कुल गायब हो जाता है। मगर स्टेरॉइड के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या बहुत बार मरीज़ स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इसके लिए कुछ अलग से दवाई होती है कि जो स्टेरॉइड स्पेयरिंग के नाम से आती है, कि हम स्टेरॉइड ना देते हुए कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती है, जैसे कि साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गई है, टैक्रोलिमस हो गई है, MMF हो गई है। अभी मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि कुछ अच्छे इंजेक्शंस निकले हैं जिसको हम रिटुक्सीमैब कहते हैं। तो यह इंजेक्शन का भी इस्तेमाल हम अलग अलग प्रकार के नेफ्रोटिक सिंड्रोम में करते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर ने जिस प्रकार से बताया, डॉक्टर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर आयसी नाम है उनका, दमोह से हैं। आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। जी सर, मैंने लगभग 31 ईयर्स पहले किडनी डोनेट की थी। अच्छा। और अभी बीच में मुझे पहले कैंसर भी हुआ था 20 साल पहले। तो मैं बड़ा सा ट्रीटमेंट लिया था, मैं ओके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपी मेरा 300/400 हो जाता है, तो मैं उसके लिए कार्डिवास खाता हूँ। अब आप ये बताइए, जो वैक्सीन लग रही है, क्या मैं उसे लिया कर पाऊंगा? मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। आप क्या कोविड वैक्सीन की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, देखिए कोविड वैक्सीन तो बहुत सेफ है, आप कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी डॉक्टर साहब अभी? 77 है, तो इस उम्र में तो आपने वैक्सीन लगा लेना चाहिए, क्योंकि आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने किडनी डोनेट की है 30 साल पहले, और आपकी किडनी अभी तक स्वस्थ चल रही है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोविड वैक्सीन बहुत ही सेफ है। ये आपकी किडनी की बीमारियों से भी आपको बचाएगा, अगर आपको कोविड, भविष्य में अगर कोविड का संक्रमण का खतरा रहता है तो। बिल्कुल। देखिए, जिसको भी संशय है कोविड वैक्सीन को लेकर, तो डॉक्टर ने वो संशय दूर कर दिया है कि कोविड वैक्सीन सेफ है। तो इसको लेकर बिल्कुल भी संशय मन में ना पालें और कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर, हमारे साथ अरुण जुड़ गए हैं, एक कॉलर हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। अरुण, आपके जो भी सवाल हैं डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। अरुण आप सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी, आपके जो भी सवाल है अरुण, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं 2014 जनवरी में लेफ्ट साइड की किडनी में ऑपरेशन करवाया था सर।
अच्छा। उसमें सूजन हो गया था। तो काफी मुश्किलों के बाद वो मुझे पता चला कि वो सूजन केवल किडनी से नीचे जो पाइप आती है वो पाइप दब गई थी सर, तो यूरिन पास नहीं हो रहा था, जिस कारण से किडनी में यूरिन भर जा रहा था और वो जिसके कारण से क्षति हो गया था। तो मैं ये ऑपरेशन वहां से करवाया था सर, ये चंदूलाल चंद्राकर भिलाई से। अच्छा। तो ऑपरेशन तो ठीक है, सक्सेसफुल है, पर बीच बीच में अचानक दर्द जैसा महसूस होता है। हर 6 माह में मैं आलोकेडिया रायगढ़ से मैं सोनोग्राफी करवाता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा सूजन बताता है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि वो शायद आप ऑपरेशन करवाए हैं तो काट छाट हुआ है, इस कारण से हो सकता है, पर बाकी तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करके। तो मुझे डर बना रहता है सर कि भविष्य में ऐसा कुछ ये और वो बढ़ थोड़ी सकता है कि और कुछ प्रॉब्लम थोड़ी हो सकता है। देखिए अरुण, क्या है आप जैसे आपने बताया कि कुछ सालों पहले आपने आपके सर्जरी करवाई है सूजन की, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो अगर अभी भी सूजन आपकी चल रही है, आपको अगर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, तो मेरी आपको राय है कि आप हमारे अस्पताल आइए, बंसल अस्पताल। हमारे पास सभी सुविधाएं हैं। हम आपका एक सिटी स्कैन करेंगे, एक सिटी स्कैन से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर सिटी स्कैन में कोई सूजन नहीं है तो आपका भविष्य बिल्कुल, आप चिंता न करें, बिल्कुल भविष्य आपका अच्छा है। अगर उसमें सूजन अभी भी आती है तो मुझे लगता है यह सही समय है कि हम उस पर कुछ एक्ट करें, उसका ट्रीटमेंट करें, वरना धीरे धीरे वो किडनी को ख़त्म कर देता है। शायद उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया है। डॉक्टर की ओर रुख करेंगे। डॉक्टर, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि प्रेडनिसोलोन एक दवा होती है, वो विपरीत असर वाली दवा कही जाती है, लेकिन यदि बात की जाए उसके इस्तेमाल की इस बीमारी के उपचार में, तो बच्चों के लिए वो कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है? देखिए प्रेरणा, मैंने अभी बताया आपको कि प्रेडनिसोलोन जो है ये स्टेरॉइड है। नॉर्मली एक व्यक्ति को हम देते नहीं हैं किसी को, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। मगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यह दवाई का जो है रामबाण उपाय है। इससे मैंने बताया है कि 95% बच्चे ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ बच्चों को जो है ये दवाई से भी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसका रेशो देखें कि 95% लोग अगर ठीक होते हैं, तो ये दवाई का इस्तेमाल इस बीमारी में बहुत सही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टर, यदि बात की जाए कि क्या कुछ जो सावधानियां हैं वो बरती जाएं, क्योंकि ये बीमारी बच्चों को हो रही है, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि अधिकतर बच्चों को ये बीमारी होती है, तो अगर सावधानियों की बात की जाए तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिसको बरतने से ये बीमारी नहीं हो? देखिए, सावधानियां जनरली मैंने बताई है कि यह बीमारी इडियोपैथिक होती है, जिसका कारण नहीं होता है। तो सावधानी के तौर पे मैं बताऊंगा कि पेरेंट्स को, अगर आपके बच्चों को, आपको ऐसा लगता है कि आंखों के नीचे या पैरों में सूजन है, तो तुरंत आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए, इस बीमारी का निदान कराइए और प्रॉपर इलाज लीजिए। इस इलाज के दौरान मरीज़ को जो है प्रेडनिसोलोन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि किसी मरीज़ को डायबिटीज़ होता है तो आप शुगर चेक करते रहिए। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है तो पेशाब का इन्फेक्शन, या फिर आपको कोई स्किन का इन्फेक्शन है, उसका आपको प्रॉपर इलाज करना चाहिए। इस स्टेरॉइड से हड्डियाँ वीक होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम का सेवन आप लगातार करिए, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहिए। और कुछ बीमारियाँ होती है जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कुछ दवाइयाँ होती है जैसे कि पेन किलर का आप डॉक्टर के एडवाइस के बगैर आपने सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ आपका कंट्रोल रखिए ताकि आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम ना हो। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं जिसको आप डॉक्टर से मिलकर इलाज कराइए ताकि वो आपकी किडनी पे असर ना डाले। तो यह सब आप अगर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बीमारी को आप हरा सकते हैं। बिल्कुल, तो जिस प्रकार डॉक्टर बता रहे हैं कि सावधानियां यदि बरती जाएं तो इस बीमारी को हम हरा सकते हैं, और तमाम तरह की सावधानियां नेफ्रोलॉजिस्ट से समय समय पर हमें संपर्क करना चाहिए, ताकि अगर इस प्रकार की कोई बीमारी निर्मित हो रही है स्थितियां, तो उससे बचा जा सके समय पर, क्योंकि निश्चित तौर पर बच्चों को ये बीमारी होती है और इस बीमारी से गुजरना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो डॉक्टर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो तमाम जानकारियाँ थी साझा करने के लिए, और दर्शकों की समस्याएँ जो थी उसका समाधान देने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर भी हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।